अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी शुरू कर ली थी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमने दो रेशो डिस्कस करी। यार क्लास शुरू हुई नहीं है, तुम्हारी गॉसिप पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहली रेशो करी हमने करंट रेशो, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। दूसरी रेशो करी हमने लिक्विड रेशो, जिसका नाम था एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो। द फार्मूला इज लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमने सेकंड शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शुरू करी, जिसका नाम था डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी कर ली थी ना हमने। हाँ, अब डेट इक्विटी के बाद मेरी सेकंड रेशो स्टार्ट होगी, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। पर मैं प्रोप्राइटरी रेशो से पहले क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो हमने गुडविल में डिस्कस किया था। उस वर्ड का नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज मैं अगली रेशो शुरू करने से पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है। अब आपके पास बैलेंस शीट है, आप अभी कॉपी मत करिए प्लीज। कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब मैंने आपको एक देसी बैलेंस शीट बनाई। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। ये आपकी आ गई टोटल एसेट और ये आपकी आ गई टोटल लायबिलिटी। मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ। शेयर होल्डर फंड आपका अपना पैसा होता है और नॉन करंट लायबिलिटी बाहर वालों का पैसा होता है, दैट इज बोरिंग। तो एक तरीके से यही टोटल पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है, भीटी ऐसो। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला जनरेट हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला जनरेट हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, पहले मुझे आप देखते रहो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। मत करो नोट, पहले देख लो यार तुम, मैं पूरा टाइम दूंगा। समझ आ गया तो उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई मनीष? अब अगर मैंने ये जो बैलेंस शीट दिखाई, अगर मैं ऋषित, अगर ये चीज मैं इरेज कर देता हूं, अगर मैंने ये चीज इरेज कर दी, अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है बैलेंस के दोनों तरफ टोटल बराबर होते हैं। अगर मैंने शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी, सॉरी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी मेरा टोटल फंड होता है, और आपको पता है बैलेंस के दोनों टोटल बराबर होते हैं। अब जो स्क्रीन पर है, इसका मतलब भी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब भी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन, इस अप्रोच को मैं क्या बोलता हूं? इस अप्रोच को मैं बोलता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। किस अप्रोच से निकाली मैंने? अबे ये किससे निकाली है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी अप्रोच। अब मैंने दूसरा फार्मूला लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मेरी कौन सी अप्रोच हो गई? एसेट अप्रोच। ये मेरी कौन सी अप्रोच हो गई? एसेट अप्रोच। अगर आपको फार्मूला ड्राइव करने आ गया तो रटने की जरूरत नहीं है। अनंत बेटा मत लिख यार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या फारसी में बोल रहा हूँ? अब देखो, आपको पता है अगर मैथ्स की बात करूं तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यू वर्किंग कैपिटल। बिकॉज मैथ्स में ऐसे लिखते हो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जगह ये भी पुट कर सकता हूं, वर्किंग कैपिटल। यस और नो? और आपको ये भी पता है, एक फार्मूला ये भी बता सकता हूं, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मैंने क्यों लिखा? बिकॉज एनसीआई, एनसीए प्लस एनसीआई प्लस सीए आपकी टोटल एसेट होती है कि नहीं होती? आपकी टोटल एसेट होती है कि नहीं होती? आप इसकी जगह बेटा मैं
इसकी जगह एनसीए एनसीआई सीए की जगह मैं ये वर्ड टोटल एसेट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? पुण्य समझ आ रही है कि नहीं आ रही? धीति क्लियर है? दोबारा बताऊं? आप ये देखो ना, आपके पास जो बैलेंस शीट है, आप ये बताओ इसका मतलब, एक चीज देख, इसका मतलब अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी चार डेफिनेशन अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई कि नहीं हो गई? अब आप इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे? अब आप पहले देसी बैलेंस शीट बनाइए, देसी बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, अब कॉपी करो, सीएल, एनसीए, एनसीआई। भाई अगर बोलोगे मैं क्लास शटर बंद करके चला जाऊंगा, मैं अब तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा मैं यहाँ, और तुम्हारे घर वालों को बोल दूंगा जी, कहूंगा जी इनका पढ़ने का मूड ही नहीं है, तो मैं बताऊं मैं क्या करूं? नोट करो ये। नोट करो ये। नहीं 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 नहीं, आप अगर कहते हो, अगर खाली हेड लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, और नहीं वो तो इंक्लूडिंग होगा, तो यहाँ पे बेसिकली, अब यहाँ पर एक्चुअली में आदत पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दूँ? नॉन करंट एसेट का नाम चेंज हो गया ना, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। को अगली रेशो कराता हूँ, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, दूसरी रेशो है मेरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, प्रोप्राइटरी रेशो। द फार्मूला इज प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो, इसके बाद दो ऑप्शन होती है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड, और प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर का होता है श्री राम मंदिर। एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम स्टैंड फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
अयान बोल, मेरे से पूछ बेटा। चलो अनंत, अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा प्रोप्राइटरी रेशो की। प्रोप्राइटरी रेशो की मैं सिग्निफिकेंस बताना चाहूंगा। मैं आपको दो कंपैरिजन लेके चलता हूं, आपको इसकी ऑब्जेक्टिविटी और सिग्निफिकेंस पता लगेगा। मेरे पास एक कंपनी है एक्स एंड कंपनी, ये उसकी बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, एनसीएल 2 लाख, सीएल 3 लाख, 10 लाख, एनसीए एनसीआई सीए 10 लाख। और एक बार मेरे पास दूसरी कंपनी है वाई कंपनी, एसएचएफ 3 लाख, एनसीएल 6 लाख और सीएल 1 लाख। ये सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टली समझा रहा हूं कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। इस रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है। दोनों के एसेट और लायबिलिटी बराबर है, दोनों के एसेट और लायबिलिटी बराबर है कि नहीं ऋषित? अब आप एक्स कंपनी की अगर आप प्रोप्राइटरी रेशो निकालोगे तो आपको पता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। आपका शेयर होल्डर फंड कितना था? 5 लाख। आपकी टोटल एसेट कितनी थी? ये 50% आ गया। वाई कंपनी की प्रोप्राइटरी रेशो क्या आई है? 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, ये 30% आई। आई कि नहीं आई? तो धृति इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो एक्स कंपनी है, जो एक्स कंपनी है उसने जो अपनी टोटल एसेट क्रिएट करी 10 लाख की, उसने अपनी टोटल एसेट 10 लाख क्रिएट करी, बनाई, समारा, उसमें उसका खुद का शेयर होल्डर मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन, धृति राघव, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 50%। बट वाई कंपनी में, वाई कंपनी के केस में जो उसने टोटल एसेट क्रिएट करी उसमें उसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। तो बताओ आप किस कंपनी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानोगे, कंपनी एक्स को या कंपनी वाई को? कंपनी एक्स को। भाई जिसने अपनी कंपनी में इसमें अपनी जान से कंपनी बनाई है, इसे 50% पैसा अपना लगाया है, इसने 30% पैसा लगाया, इसका मतलब 70% की उधारी है। यार एक बार बता, इसने टोटल 10 लाख की एसेट क्रिएट करी, इसने आधा पैसा अपना लगाया, आधा बाहर का यूज कर रहा है। इसने 30 पैसे अपने लगाए, 70 पैसे बाहर के यूज कर रहा है, तो 70 पैसे में ब्याज नहीं देगा। अगर इन दोनों कंपनियों में ऋषित को एक लेंडर है तो दोनों में से किसको पैसा देना पहले पसंद करेगा, कंपनी एक्स को या कंपनी वाई को? यार ये कोई मतलब नहीं कि मैंने कहा एक्स को, क्योंकि अरे भाई पर एक बार बता, एक होते हैं, एक होता है, एक बार बता, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके 80 नंबर आ रहे हैं पेपर में, 80 में से 80 बोर्ड प्री बोर्ड के अंदर, और आपने कहा सर मैंने 10 नंबर की चीटिंग करी है, तो 70 नंबर तेरी मेहनत के हैं। और एक बच्चा है जो कहता है मेरे 28 नंबर आए हैं, पर 28 के 28 पे चीटिंग से करे हैं। अब ये बता, एक टीचर किसके ऊपर ज्यादा रिलाई करेगा, 70 वाले पे ज्यादा रिलाई करेगा या 28 वाले पे ज्यादा रिलाई करेगा? है तो इसका मतलब जो उसने 70 नंबर लिए अपनी मेहनत से लिए, तो मैं विश्वास किस पे ज्यादा करूंगा? जिसने चीटिंग उसने भी करी है, चीटिंग उसने भी करी है, पर उसने आटे में नमक चलाया, इसने नमक में आटा चला दिया। अब बता, यही सिचुएशन तो है। मैंने 10 लाख के, अब एक बार बता, तेरे पड़ोस में आज तेरे पास ओडी है, लेट्स से मर्सिडीज है तेरे पास, और मर्सिडीज में पड़ोस में ये हुआ, सोसाइटी में ये हुआ कि मलिक साहब ने मर्सिडीज ले ली, मर्सिडीज ले ली। अरे यार राघव बात सुन ले यार, मर्सिडीज ले ली। अब इसकी सोसाइटी में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मलिक साहब ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि इनकी मर्सिडीज आ गई।
और मलिक साहब के एक फ्रेंड ने पूछा, मलिक साहब आपने जो मर्सिडीज लिया लोन कितना लिया? अरे क्या लोन लिया भाई, डाउन पेमेंट पे दे के आया हूँ, डाउन पेमेंट। ओके, अब इसी के ही सोसाइटी के अंदर एक पर्सन जो इन्हीं की नेचर का काम कर रहे हैं, तो उनसे दूसरे पड़ोसी ने पूछा, यार एक बार बताओ तुम दोनों का नेचर ऑफ वर्क एक जैसा है, मलिक साहब ने डाउन पेमेंट पे मर्सिडीज उठाई, तूने क्यों नहीं ली? हाँ, मैंने क्यों नहीं ली? वो अगले दिन जाके बैंक से लोन लेकर मर्सिडीज उठा लाता है। अब मैं भी एक पड़ोसी था, मैंने कहा यार ये ऐसा क्या काम करते हैं, दोनों जने मर्सिडीज उठा लाए, तो मुझे क्या बोलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में? कहेगा आपको मैं बताऊं सर, जो तो मलिक साहब ने ली है ओडी, वो अपने बलबूते पे ली है, पर जो शर्मा जी ने जो मर्सिडीज उठाई वो टोटली बैंक लोन पे उठाई। अब ये बताओ मैं स्ट्रॉन्ग किसे मानूंगा? ऋषि दोनों के पास ओडी है, दोनों दोनों के पास मर्सिडीज है। मैं एक अगर लेंडर हूं तो मैं किसको ज्यादा अच्छी कंपनी मानूंगा, कि जिसने अपने बलबूते पर ओडी मर्सिडीज उठाई या जिसने बैंक से लेकर ओडी उठाई? हाँ, अरे यार समझ ले यार इसको तू। अब मेरा ऐसा सुन लेगा ना मेरे से तू बात, तुझे समझ नहीं आएगा, मैं तो डाउन पेमेंट में इतना डाउन कर दूंगा ना, इंस्टेंट पेमेंट दे दी उसने, फुल पेमेंट दे दी। अब ये बताओ तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या बता रहा है? प्रोप्राइटरी रेशो ये बता रहा है कि आपने बिजनेस में जो टोटल एसेट क्रिएट करी उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशो। इन दिस केस अब अगर एक्स और वाई कंपनी में दोनों जाते हैं बैंक से ब्याज लेने के लिए, तो बैंक एक्स कंपनी को अमाउंट लैंडिंग करने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देगा इंस्टेड ऑफ वाई। रीजन समझ आ गया? क्योंकि उसने जो भी एसेट बनाई तो मैं बोलूंगा ना कि भाई अगले ने मेहनत करके कमाई है। अब ये बता, मैं तीसरी कंपनी की बात करता हूं। अब तीसरी कंपनी मैं कहता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, मान लीजिए मैं भी गया लेने के लिए सतीश अकाउंट क्लासेस, शेयर होल्डर फंड 9 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 50,000, सीएल 50,000, 10 लाख, टोटल एसेट मेरी 10 लाख। अब ये बता, मैंने यहां पर जो टोटल 10 लाख एसेट क्रिएट करी उसमें 90% कंट्रीब्यूशन मेरा है कि नहीं? अब ये बता, इन तीनों कंपनियों में अगर बैंकिंग को ये चॉइस लेनी पड़ जाए कि किसको लैंडिंग देनी है, तो वो सतीश अकाउंट क्लासेस को पैसा देगा कि नहीं देगा? बेटा मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको रटवाना नहीं है, मैं आपको कह सकता हूँ रेशियो एनालिसिस सिर्फ फार्मूला बताना नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका ऑब्जेक्ट, उसकी सिग्निफिकेंस भी समझ आनी चाहिए। तुम प्रोप्राइटरी रेशो जितनी हाई होगी, प्रोप्राइटरी रेशो जितनी हाई होगी, बताओ कंपनी की उतनी पॉजिटिविटी होगी कि नहीं होगी, उतना उसका पॉजिटिव साइन होगा। और प्रोप्राइटरी रेशो जितनी कम होगी, इसका मतलब सामने वाला बंदा लोगों के पैसे में काम कर रहा है, उसका एक दिन पटाखा बजना ही बजना है, उसका पटाखा एक दिन बजना ही बजना। समारा मेरी बात समझ आ गई? तो आइए अब आप इस एग्जाम्पल को कॉपी चाहे मत करिए, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि प्रोप्राइटरी रेशो आपकी जितनी हाई होगी उतने लेंडर क्या हैं, लेंडर सेफ होंगे कि नहीं होंगे? नितांत यस सर। जितना प्रोप्राइटरी रेशो ज्यादा होगी उतने लेंडर सेफ होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि उनको पता है हमारा पैसा डूबने का जो खतरा है वो कम है। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? समायरा नोट कर लिया, ये चलूं आगे। शेयर वारंट, शेयर वारंट जितना प्रोप्राइटरी रेशो हाई होगा उतना पॉजिटिव साइन होगा। अनद यस सर? चले आगे। उसके बाद अगली रेशो आई आपकी, कोई भी रेशो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, वो कोई भी रेशो किसी भी, मैंने आपको बोला कि रेशो रिलेशन बिटवीन टू फैक्टर। जैसे हमने करंट रेशो निकाली, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशो निकाली, द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी, हमने डेट इक्विटी रेशो निकाली, द रिलेशनशिप बिटवीन डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, अभी हमने प्रोप्राइटरी रेशो निकाली, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट। इसी तरह एग्जामिनर अगर कोई भी रेशो इस फॉर्म में बनाता है, किस फॉर्म में? x to y, किस फॉर्म में बना रहा है? x to y,
तो इसका तरीका याद रखो, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ रहा है धृति एक्स, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आपको एक सवाल आता है, उस रेशो का नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशो, क्या ये स्कूल में हुई है, तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल एसेट अपॉन डेट। और आपको पता है डेट का मतलब क्या होता है, डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नोट करो इसे भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल डेट में शॉर्ट टर्म आता है, पर मैंने क्या लिखा है बेटा खाली, और डेट के बारे में बोल भी तो रहा हूं कि डेट मींस ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ आ गया बेटा कृष्ण, तुम्हारा समझ आ गया। चले आगे चले पुण्या, आज हम अभी इन तीन रेशो को डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर सवाल करते हैं हम। आइए, अब जो रेशो हमने अभी तक डिस्कस करी, हम उस रेशो के ऊपर कुछ सम्स करने जा रहे हैं। ये स्क्रीन पर आपके जो सवाल आ गए हैं अल्टीमेट अकाउंटेंसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 है, कराऊंगा मैं, आप सिर्फ देखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे सामने। सबसे पहले जब भी रेशो का सवाल आएगा, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, फार्मूला क्या होगा, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। आप इसे परसेंटेज में भी ले सकते हो, आप इसे प्योर में भी ले सकते हो, मैं परसेंटेज में लेता हूँ, टोटल एसेट इनटू 100। अब आपको पता है प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है, देखो करना नहीं है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, अब एक एक चीज को जो जो आइटम में जाती जाएंगी लिखते जाए हम। धृति इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इसका पार्ट होता है 50,000, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ये नहीं आएगा, ट्रेड पेबल करंट होती है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ऊपर का प्रोप्राइटरी फंड मिल गया हमें, मिला कि नहीं मिला। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए। अब मैं देसी बैलेंस शीट बनाऊं, तो 5 लाख, 7.5 लाख शेयर होल्डर फंड हो गया, या नहीं दे रखी है, ये देखो 10 लाख और 5 लाख, एनसीए प्लस एनसीआई प्लस सीए, मेरी 15 लाख टोटल एसेट हो गई। तो मैंने यहाँ पर 15 लाख लिख दिया। पुण्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, प्रोप्राइटरी रेशो कितनी हो गई, प्रोप्राइटरी 50% हो गई। नोट करो, प्रोप्राइटरी रेशो 50, और से अगला सवाल करने की कोशिश करो, उससे अगला सवाल करने की कोशिश करो। आइए इस सवाल को कराता हूं। प्रोप्राइटरी फंड, इधर देखो, शेयर कैपिटल प्रोप्राइटरी फंड का पार्ट है 10 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, सरप्लस P&L कुछ लिखा तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल का पार्ट है, ट्रेड पेबल करंट। अब आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए। अब आपको टोटल एसेट की जगह आपको करंट एसेट दी हुई है, और अगर इधर देख, अगर मैं देसी बैलेंस शीट बनाऊं तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कैसे। मैंने यहाँ पर देसी बैलेंस शीट बनाई, ये टोटल शेयर होल्डर फंड हो गया, रीति इधर देखिए शेयर होल्डर फंड हो गया कितना, 10 + 5 15 16 20 लाख एसएचएफ हो गया, 20 एसएचएफ हो गया। एनसीएल कितना दे रखा है, 40 लाख, और सीएल कितना दे रखा है, ट्रेड पेबल सीएल हो गया। आप ये बताओ
आपका टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 80 लाख। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी 80 लाख है, अरे यार धृति, या तो इसकी सुन ले या मेरी सुन ले यार। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी 80 लाख है और बैलेंस का टोटल दोनों तरफ बराबर होता है, तो टोटल एसेट भी कितनी हो गई बेटा? टोटल एसेट भी धृति कितनी हो जाएगी? 80 लाख हो जाएगी। ये 80 लाख आ गया इंटू 100, 20/80 इंटू 100, 25% आंसर आ गया। एग्री हो? मैं कह रहा हूँ आपको बेसिक बैलेंस शीट अगर ढंग से समझ आ गई तो आप कोई भी फिगर, मिसिंग फिगर निकाल सकते। मनीष कोई डाउट? अयान कोई डाउट? अनद, नितांत कोई डाउट? चलूँ आगे? इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप 28 और 29 करके दिखाइए। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट आपको पता है, डेट आपको पता है। टोटल डेट जो सम होता है वो नॉन करंट और करंट होता है। खाली डेट जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म एनसीएल होती है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यस। तो बेटा तू तो बातें कर, राघव जितनी कर सकता है, मैंने तो बोलना ही छोड़ देना है अब। हाँ जी। पहले वाले में या 28 में या 29 में? 28 में या 29 में? आपको टोटल डेट पता है 28 लाख है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो आप, तो डेट का मतलब लॉन्ग टर्म होता है। 15 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया? हो गया आंसर, दोनों आ गए। चलो आगे मैं चल रहा हूँ, पहले बातें कर लो फिर मैं करा लूंगा। 28 हो गया, 29 ट्राई ट्राई करो फिर। कौन सी रेशियो निकालनी है 29 में? टोटल एसेट टू डेट। फार्मूला क्या होगा? टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। टोटल डेट आपके 50 लाख थे, इसमें करंट लायबिलिटी कितनी थी? सर नहीं पता करंट लायबिलिटी कितनी थी, पर आपको वर्किंग कैपिटल पता है। वर्किंग कैपिटल में आपका फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपके पास करंट एसेट पता है धृति, ये आपकी करंट एसेट, ये आपकी कार इतनी तेज चलाओ सुनो जाओ, करंट एसेट होती है कि नहीं होती? ये तीनों आपकी करंट एसेट्स है। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है,
तो करंट लायबिलिटी गिवन हो गई, वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई, और टोटल डेट में आपने करंट लायबिलिटी घटा दी तो डेट आ गया, और बाकी देसी बैलेंस शीट बना के टोटल एसेट है टोटल लायबिलिटी निकालो, करो तो सही। हाँ मुझे याद नहीं है भाई अभी इसका, भाई मेरा फ़ोन अगर उससे 3 जुलाई से पहले का भेजा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा पुरानी बैकअप चैट नहीं है। आंसर आया कि नहीं आया, करके दिखाऊं धृति या आ गया? इधर देख, यार आदित्य मुझे कराने दे यार, कुर 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 करके शुरू हो जाते हो तुम यार पहले ही। कोई बात नहीं, फार्मूला तो आपको पता है ना धृति। आइए, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, सॉरी टोटल एसेट टू डेट, जो भी फार्मूला 2 में है, टोटल एसेट अपॉन डेट। मैं हमेशा देसी बैलेंस शीट को प्रेफर करूंगा बनाने के लिए। शेयर होल्डर फंड 7 लाख रुपए। अब जब आपको एक बात याद रखना, जब आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया तो फिर इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया तो शेयर होल्डर फंड मीन्स द सम ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जब आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया जाए तो शेयर होल्डर फंड इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और बच्चों ने क्या गलती करते हैं, शेयर होल्डर फंड पढ़ते नहीं है, वो उसके शेयर बस कर दे रिजर्व एंड सरप्लस, कर दे जनरल रिजर्व एक्ट। गलत हो गया कि एनसीए क्या दे रखा है आपको? आइए, एनसीएल नहीं, यहाँ पर लिखा एनसीएल, यहाँ सीएल, यहाँ एनसीए, एनसीआई और सीए। अब मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे अब आप ये देखो, ये सीए दे रखा है मुझे कितना, 3.5, 1.5, 5, 5.5। सीए मुझे कितना दे रखा है? 5,50,000। ये दो वेरिएबल मेरे मिसिंग है, पर मुझे ये पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता, मुझे टोटल डेट मुझे ये पता है, इन दोनों का टोटल पता है, इन दोनों का टोटल पता है। तुम्हारा पता है कि नहीं पता? तो एनसीएल का टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीएल प्लस सीएल, एनसीएल प्लस सीएल। टोटल डेट कितना दे रखा है आपको? 50 लाख। तो अभी भी मुझे ना एनसीएल पता है ना सीएल पता है, पर आपको वर्किंग कैपिटल तो पता है। कैपिटल में आपको करंट एसेट पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। करंट एसेट आपको पता है कितनी है? 5,50,000। यहां से आपको सीएल मिली, सीएल कितनी आ गई? सीएल आ गई 2.5 लाख। अब आप सीएल बेटा यहां लिख सकते हो 2.5 लाख, यहां सीएल लिख सकते हो 2.5 लाख। एनसीएल कितनी हो गई? टोटल डेट 50 लाख के थे, इसमें 2.5 लाख चले गए तो कितना आ गया? 47,50,000 आ गया। 50 लाख था ना ये, जितनी 50 में से 50 लाख में से 2.5 गए, 4750 आ गया। अब आप ये बताओ, आपको टोटल एसेट चाहिए, ये आपकी टोटल लायबिलिटी है कि नहीं है? और जितनी आपकी टोटल लायबिलिटी होगी उतनी ही आपकी टोटल एसेट होगी कि नहीं होगी? तो टोटल एसेट कितनी आ गई, टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई? 52 लाख। तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी? हमें तो यही चाहिए था 52 लाख। तो आंसर क्या आ गया? 52 लाख। और डेट कितना था? टोटल एसेट 57। एक मिनट, ये टोटल कर, ये 57 आएगा ना? हाँ 57/47/50। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? मनीष, अयान समझ आ गया?
थोड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन है इसमें, आपको डेफिनेशनें पता होनी चाहिए। चले आगे, चलूँ आगे। अब आ जाओ, अब जो अगली 3 रेशो हैं मैंने आपको सोल्व लॉन्ग टर्म में डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो कराई। उसके बाद हमारी 3 रेशो हो रहे हैं, 2 रेशो हो रहे हैं। एक का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, वो मैं अभी आपके लिए अवॉइड कर रहा हूँ। और तीसरी रेशो, अगली रेशो मैं आपके लिए कराने जा रहा हूँ। आइए आइए, अब मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो अगली रेशो मैंने बोला आपको मैं अभी नहीं कराऊंगा, पूछो क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के जो एलिमेंट हैं, फैक्टर हैं, और जब हम ओवरऑल प्रॉफिट रेशो करेंगे, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मैं वहां पर करूंगा, वहां मेरी 2 मिनट के अंदर ये दोनों रेशो कवर हो जाएंगी। अब आ जाइए, अगली रेशो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता डेट का मतलब क्या होता है? वही फार्मूला बना बेटा, एक्स टू वाई। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लास मैंने शुरू कहां से की थी? कैपिटल एम्प्लॉयड से। सिद्धांत मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और डेट का मतलब हमेशा याद रखना है ऋषि तूने, डेट मतलब ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आप इस सवाल को 50A को आप करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है। करिए 50 का एक क्वेश्चन। आपको पता है डेफिनेशन क्या है? इधर देखो, क्या निकालना है अपना? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो द्वितीय फार्मूला क्या होगा? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। होगा कि नहीं होगा? और डेट मुझे दे रखा है, ये रहा। यहां पर टोटल डेट वर्ड नहीं लिखा, खाली डेट लिखा है। तो आप ये कहोगे सर मैं डेट को करंट लायबिलिटी मानूं? आंसर इज नो। अगर हमें डेट किया तो हमें नॉन करंट ही मानना पड़ेगा। कितना लिख दूं? 5 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, पर मुझे 2 फैक्टर दिए हुए हैं। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फार्मूला होता था, लायबिलिटी अप्रोच, दैट इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। रीति यस और नो? तो इधर देख, 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख हो गया। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कि नहीं आ गया समायरा? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, जब कुछ रिजर्व सरप्लस दे नहीं रखा। निश्चित समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी समझ आ गया धृति। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके पास कंप्लीट बैलेंस शीट, हाइट में नोट करो और करके दिखाओ मुझे कैसे बनेगा ये। आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता है ये डेट कितना हो गया? इधर देखो धृति, ये डेट कितना हो गया? 8 लाख हो गया। 8 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहे लायबिलिटी अप्रोच से निकालिए, चाहे एसेट अप्रोच से निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। पर मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप हमेशा एसेट अप्रोच को लीजिए। कौन से अप्रोच को लीजिए? एसेट अप्रोच को। तो ये बताओ, एसेट अप्रोच में टोटल एसेट कितनी हो गई, उसमें से करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 20 लाख। और डेट कितना था? 8 लाख। आंसर आ गया कि नहीं आ गया 1 मिनट में? भाई टोटल एसेट कितनी थी, करंट लायबिलिटी कितनी थी? 5 लाख। तो 20 लाख आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको फार्मूले याद है, डेफिनेशन याद है, तो फटाफट कर लोगे नहीं कर लोगे? आनंद समझ आ गया तुम्हारा? कोई डाउट? पुण्या, राघव, कोई डाउट? चलूं आगे? नहीं, परसेंटेज में सर प्रोप्राइटरी रेशो आती है, ये प्योर रेशो में आएगा 1:1 में। कोई डाउट इधर? कोई डाउट बेटा? धृति कोई डाउट? आइए अगला सवाल करिए आप। अब हम अगली मेजर रेशो पे चलते हैं। अगली जो मेजर रेशो है उसका नाम है, टोटल 18 रेशो है। टोटल 18 रेशो है। 15 मिनट अभी मेरे पास पड़े हैं। टोटल मेरे पास 18 रेशो है। अभी ये जिक्र मत करो, जब खत्म हो जाएगी तो बता दूंगा। अगली रेशो है आपकी एक्टिविटी रेशो, इसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो। देखिए ऐसा होता है, एक्टिविटी का मतलब हम जिम में जाते हैं, हम वहाँ एक्टिविटी करते हैं। सर आज हमने
ट्रेडमिल पर आधा घंटा लगाया, ट्रेडमिल, 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 हाँ कोई बात, चलो इसी बहाने हंसी तो आई। ट्रेडमिल पे हमने आधा घंटा लगाया, तो हमने अपना वजन कम करने के लिए आधे घंटे की क्या करी, एक्टिविटी करी कि नहीं करी। इसी तरह एक अगर मोटा आदमी है और वो अगर वजन कम करना चाहता है तो उसे बोला जाता है कि तू पार्क के चक्कर लगा। उसने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, उसने घर के पास जो पार्क है उसके 10 बार चक्कर लगाए, तो मैं यही बोलेगा डॉक्टर को जाके कि मैंने 10 चक्कर लगाए, तो बेटा वो क्या बोलेगा डॉक्टर को कि मैंने कितने चक्कर लगाए, तो उसे वो क्या बोलेगा, 10 टाइम चक्कर लगाए पार्क के। तो जो एक्टिविटी रेशो होगी, जैसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में है, तो एक्टिविटी रेशो का किस में आएगी, हमेशा टाइम्स में आएगी। किस में आएगी, टाइम्स में। और आपको बताऊं एक्टिविटी रेशो, अब आप ये बताओ आपने 10 चक्कर लगाए, राइट, तो इस रेशो को मैं स्पीड से भी कोरिलेट कर सकता हूँ। मैंने 10 चक्कर लगाए, इसका मतलब 10 एक्टिविटी करी मैंने स्पीड, तो मैं स्पीड से भी इसे कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी रेशो है जो स्पीड के थ्रू चेक होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशो टर्नओवर। इसमें सबसे पहली जो रेशो आएगी, ये आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप 11th के अंदर, उस फार्मूला, उसका रेशो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इसका मतलब समझाना चाहूंगा। मैं कैश में बैठा था, कैश से मैंने रॉ मटेरियल लिया, कैश से मैंने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को बेचा, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करा फिनिश प्रोडक्ट में, उसे बेच दिया। ये चक्कर मैंने एक साल में अपना, कहता ना पैसे से पैसा घुमाया, मैंने एक साल में अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार रोटेट करा, कैश को स्टॉक में, स्टॉक को कैश में, कैश को स्टॉक में, स्टॉक को, ये मैंने कितनी बार एक साल में चक्कर लगाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री का। ये इन्वेंट्री की क्या एक्टिविटी है, इन्वेंट्री की क्या एक्टिविटी है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसे इन्वेंट्री एक्टिविटी रेशो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कि एक साल में, और ये इन्वेंट्री रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी कंपनी के लिए अच्छी बात होगी, कि मेरा माल फटाफट बनता है, फटाफट बिकता है, फटाफट बनता है, फटाफट बिकता है, तो मेरे प्रॉफिट हाई हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, लिखो इसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। और इस शब्द को आपने 11 में सुना हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन को, जिसे पुरानी भाषा में क्या बोलते थे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले फॉर्मूला लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मत लिख, मुझसे तू एक्स्ट्रा क्लास मांगेगा, मैं तो दूंगा नहीं, चांटे और मारूंगा तेरे मुंह पे चैतन्य। अगली क्लास में पूछो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री अगली क्लास में ना करूं तो मुझे दोष दियो। डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके फार्मूले हुए जो आपने पहले ऑलरेडी, आपको अगर 11 का ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो 1 मिनट में फार्मूले हो जाएंगे। द फार्मूला इज ओपनिंग इन्वेंट्री, लिखते जाओ साथ साथ, ओपनिंग इन्वेंट्री। बेटा राघव मैं क्लास बंद कर दूंगा, तू चीची करता रहे, तू उतार मत, तू इस बार तो नकल मार के पास हो गया। बेटा 80 में से 20 अगर ले भी आया तो तेरी प्रोप्राइटरी रेशियो तो वैसे ही खराब है। अब बताओ इनकी प्रोप्राइटरी रेशियो, इनको बताओ प्री बोर्ड का पेपर कोई देने देगा, इनकी प्रोप्राइटरी रेशियो तो खुद ही बदतमीजी हुई पड़ी है। तुझे खुद को तो पता है ना बेटा, जब बंदा खुद नहाने जाता है ना तो उसे पता होता है कि शरीर में कहाँ कहाँ दाग है और कहाँ कहाँ साफ है।
ये 3 फार्मूले याद रखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू पोजीशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आते हैं, वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट और एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना आप, तो इसमें बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस, सैलरी इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको कैरिज आउटवर्ड लिख दिया तो आप उसे नहीं लेंगे, समझ आ रहा है अनंत? कैरिज आउटवर्ड ले लिया तो आप नहीं लेंगे। स्कूल में कौन सी रेशो चल रही है आपकी अभी? इसका फार्मूला लिखवा रहा ना, हाँ क्या, हाँ जी, हाँ समझ आ गया था क्लास में भी? दृष्टि समझ आया कि नहीं आया, या वहां पे बस लपेटू राम की तरह चल रहा है काम? समझ आ गया ये? हाँ चले आगे चले। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा? अगली क्लास में इसके ऊपर सवाल कराऊंगा ना, तो इसके साथ के साथ डाउट भी ले लूंगा, कॉपी करो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपके साथ इन रेशो को, मेरा टारगेट ये है कि आज क्या है, मंडे, फ्राइडे तक मैं आपकी रेशो ख़त्म कर दूंगा, और आपको संडे को, मैं अभी आपको टाइम बता रहा हूँ, आपका टेस्ट का टाइम होगा, जो एसएफएस के बच्चे हैं उनके लिए टाइम है 10 से 12 का, सुबह 10 से 12 का। दो टाइम रखूंगा, 10 से 12, 12 से 2, दो टाइम रखूंगा। अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, टेस्ट का टाइम है 10 से 12, 12 से 2। आपके पास ऑप्शन है कि 10 से 12 आना है कि 12 से 2 आना है, ठीक है बेटा? रेशो में मैंने आपको ये बोला था, रेशो में करंट रेशो के ऊपर सवाल, पहली दो रेशो आएगी, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। कंपैरेटिव आना है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, चैप्टर नंबर 1, डिबेंचर, और पहली दो रेशो। थैंक यू बेटा।